स्टूडेंट्स, फोर्स के दो रूप्स के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। और वो ये कि फर्ज कर लें ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दूं तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी लेकिन डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह अगर मैं इसी फोर्स को डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगाना शुरू कर दूं तो फिर इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कमी आना शुरू हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन में अभी भी कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन इस फोर्स का एक तीसरा रूप भी है, और वो ये कि अगर इसी फोर्स को मैं इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाना शुरू कर दूं तो फिर क्या होगा, जरा गौर से देखें। फिर ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। अब आप इमेजिन करें कि मैं यही परपेंडिकुलर फोर्स जो बार बार इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो फिर जरा गौर से देखें इस ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा। अब ये तकरीबन सर्कुलर पाथ हमें नजर आ रहा है, परफेक्ट सर्कल तो नहीं है लेकिन तकरीबन एक सर्कल बना रहा है। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स को ज्यादा छोटे टाइम इंटरवल्स के बाद मुसलसल लगाता जाऊंगा तो जरा गौर करें अब ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सर्कल हमें नजर आ रहा है। और अगर यही फोर्स मुसलसल मैं बार बार वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाता जाऊंगा तो अब आप गौर करें हमारे पास एक बड़ा ही परफेक्ट और स्मूथ सर्कल हमें नजर आ रहा है। यानी ये ऐसी फोर्स है जिसने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट पाथ में मूव करने की बजाय सर्कल में घूमने पर मजबूर कर दिया। इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर सीकिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है और ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद, और आज हम चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं जहां पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स नजर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ के इर्द गिर्द ये जो मून रिवॉल्व कर रहा है तकरीबन सर्कुलर ऑर्बिट में, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है। गौर करें, अर्थ और मून के दरमियान ये जो ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, यही ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो इस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि ये मून मुसलसल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। इसी तरह अगर आप यहां पर ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, इस गाड़ी को सर्कुलर ट्रैक पे चलाने के लिए जाहिर बात है ये गाड़ी भी सर्कल में चल रही है, इस गाड़ी को भी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए या सर्कल में मूव करने के लिए। यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टायर्स और रोड्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वहां से इस गाड़ी को मिलती है और ये सर्कल में घूमती रहती है। इसी तरह अगर मैं इस बच्चे की एग्जांपल लूं, जो गौर से देखें आप, ये बच्चा एक स्ट्रिंग की मदद से एक स्टोन को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है। अब यहां पर गौर करें, इसका जो हैंड है वो सर्कल का सेंटर है और स्ट्रिंग के साथ जो स्टोन हमने कनेक्ट किया हुआ है ये मुसलसल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता जा रहा है। यहां पर स्टोन को सर्कल में घूमने के लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? याद रखिएगा, यहां पर रस्सी के अंदर पैदा होने वाली टेंशन जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द हैंड होती है, जो हमारे हाथ की तरफ होती है, और इस वक्त हमारा हाथ ही सर्कल का सेंटर है। तो यहां पर हमने कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स भी देख ली। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करने की पोजीशन में आ गए हैं, बल्कि इसको डिफाइन करने से पहले एक छोटी सी शरारत हम करते हैं। आप इमेजिन करें अगर इस
बच्चे की जो ये रस्सी है जिसके साथ इसने स्टोन को बांधा हुआ है, अगर इसको कट कर दिया जाए तो क्या होगा? सोचें जरा। अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये स्टोन जो है ये फिर स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू कर देगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का वेक्टर था। अब गौर करें, अगर ये स्टोन इस वक्त इस रस्सी को मैं काटूं तो ये स्टोन वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया है। इस तरह से ये बच्चा घुमा रहा था। जैसे ही मैंने रस्सी को काटा, इस स्टोन ने उस वक्त सर्कल के साथ टेंजेंट के अलोंग मूव करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये बात अभी शुरू से एग्जांपल्स में मैं आपको बता रहा हूं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी, जो इस स्टोन को मिल रही थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से मिल रही थी, जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग को काटा, उस सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने कत्ल कर दिया और ये स्टोन सीधी लाइन में मूव करना शुरू हो गया। इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसी फोर्स है जो एक बॉडी को स्ट्रेट पाथ में चलने की बजाय सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मजबूर करती है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फोर्स दैट बेंड्स अ नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ सर्कुलर पाथ। तो ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर दिया, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होने वाले एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। मुझे एक बात बताएं, अभी लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फोर्स 90 के एंगल पर लगे जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन डायरेक्शन में तो तब्दीली आती है, जैसे आप यहां पर देख भी रहे हैं। और इसकी डायरेक्शन मुसलसल टेंजेंट के अलोंग है। किसकी डायरेक्शन? टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पैदा हो रहा है। आई मीन ऐसा एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करेंगे और फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी बना सकेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक छोटी सी हेडिंग लिख लेते हैं और आगे सारी की सारी डेरिवेशन इसी के लिए है। एग्जाम्पल मैं वही लूंगा जिसमें ये बच्चा स्टोन को रस्सी के साथ बांध के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा था। अगर इसी हॉरिजॉन्टल सर्कल को घूमते घूमते अगर आप इसको ऊपर से देखें तो आपको यही सर्कल ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगा जो इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसमें एक स्टोन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। दरमियान में आपको सेंटर ओ नजर आ रहा है। स्टोन का इनिशियल जो पॉइंट है, फर्ज कर लें जब हमने इसको देखना शुरू किया तो इनिशियली ये पॉइंट ए से गुजर रहा था और जब हमने टाइम को मेजर करना शुरू किया तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद यानी डेल्टा टी टाइम के बाद फर्ज कर लें ये स्टोन सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा कवर करके यानी कुछ आर्क लेंथ कवर करके ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया। वैसे तो ये मुसलसल घूमता जा रहा है, लेकिन हम अपनी डेरिवेशन को आसान करने के लिए इनिशियल पॉइंट पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं और फाइनल पॉइंट पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं। ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, इसे भी आर से जाहिर करेंगे। इसी तरह ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, इसे भी आर से जाहिर करेंगे। इसी तरह अगर मैं पॉइंट ओ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है, स्टोन जैसे ही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया तो जो सेंटर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इसे मैं थीटा से जाहिर कर रहा हूं और जो आर्क लेंथ है ए से लेकर बी तक इसे मैं एस के साथ जाहिर कर रहा हूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको यह तो पता है कि जब बॉडी सर्कल में घूम रहा होता है तो सर्कल में घूमते हुए उस बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलोंग टेंजेंट होती है। इसका मतलब है पॉइंट ए पर भी
टेंजेंट के अलोंग कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी है। इसी तरह पॉइंट बी पर भी टेंजेंट के अलोंग कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी है। लेक्चर के शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आती। यहां भी हम यही कंसीडर करेंगे कि इसकी लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली नहीं आ रही तो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं, जो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर है इनकी लेंथ मैं कैसी रखूंगा, सेम रखूंगा। साथ ही साथ मैं सामने बॉक्स में भी मुस्तकिल तौर पे लिखवा देता हूं, v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v। और ये v क्या है, दिस इज लीनियर स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यहां पर जो स्टोन है उसकी टेंजेंशियल स्पीड जो है उसको मैं v से जाहिर कर रहा हूं। और जारी बात है ये v1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी है और v2 वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड है। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो फिर हम दोनों की मैग्नीट्यूड के लिए एक ही नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, v। इसको हमने साइड पे लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां भी हम एक्सेलरेशन, जिसको अब चूंकि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, तो इसके साथ मैं a के साथ नीचे छोटा सा c लगा देता हूं। सो ac इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहां पर डेल्टा टी जो है ना, इसको मैं पहले फाइंड करने लगा हूं। वो कैसे, देखें, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी टेंजेंशियल स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो मैं टेंजेंशियल स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखने लगा हूं। स्पीड का एक जनरल फॉर्मूला बचपन से हम जानते हैं, वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर स्पीड क्या है, v1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड या v2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड, या दोनों की बजाय हम एक अकेला v लिख लेते हैं। तो स्पीड की जगह v आ गया, डिस्टेंस की जगह क्या आएगा। देखिए a से लेके b तक जो आर्क की लेंथ है, जो इस वक्त आपको हाईलाइटेड नजर आ रही है, ये है एक्चुअली डिस्टेंस, जिसको हमने s के साथ जाहिर किया हुआ है। तो डिस्टेंस की जगह s आ गया, और नीचे जो टाइम इंटरवल है वो तो डेल्टा t ही है। यहां से डेल्टा t को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और स्पीड को नीचे ले आए, तो आपके पास डेल्टा t इक्वल आ जाएगा s डिवाइडेड बाय v। इस डेल्टा t को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ac इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t था ना, तो नीचे डेल्टा t की जगह आपने लिख दिया s ओवर v। अब नीचे वाली रेशियो जब ऊपर आएगी तो उलट जाएगी, जिसकी वजह से ऊपर v आ जाएगा, उसके साथ डेल्टा v है और नीचे s आ जाएगा। सो हमारे पास इस वक्त की फाइनल इक्वेशन क्या है, ac इज इक्वल टू v डेल्टा v डिवाइडेड बाय s। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां जी इक्वेशन नंबर 2 तक तो हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में आपको डेल्टा v नजर आ रहा है, डेल्टा v। लेकिन आप गौर करें, डायग्राम में तो हमें डेल्टा v कहीं नजर नहीं आ रहा। आपको याद होगा चैप्टर 3 में हमने डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक मेथड पढ़ा था, जो एक्सेलरेशन के टॉपिक में मैंने आपको करवाया था। सेम वही काम हम यहां भी करेंगे। तब मैंने आपको यह बताया था कि डेल्टा v फाइंड करने का मेथड क्या है, कि इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी के वेक्टर्स की टेल्स को मिला दें और इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, वही होगा डेल्टा v वेक्टर। यहां भी ऐसे ही करेंगे। अब गौर कीजिएगा, जो मेन फिगर है यहां से मैं v1 वेक्टर की एक कॉपी नीचे ला रहा हूं, इसी तरह v2 वेक्टर की भी एक कॉपी मैं नीचे ला रहा हूं, और इन दोनों की टेल्स को मैंने मिला दी है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, मैंने v1 के हेड से सीधा एक वेक्टर ड्रॉ किया है v2 के हेड तक। यही वेक्टर है डेल्टा v वेक्टर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल को हम कोई नाम दे देते हैं,
पी क्यू, v1 वेक्टर जो है वो p से लेके q तक है और v2 वेक्टर p से लेके r तक है और q से लेके r तक जो है ये है डेल्टा v वेक्टर। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई PQR। ओके, अब क्या करना है? अब आप गौर करें, जो मेन डायग्राम थी, जो सर्कल वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है, जो इस वक्त मैं हाईलाइटेड दिखा रहा हूं, उसमें v1 वेक्टर OR के परपेंडिकुलर था, ऐसा ही था ना? इसी तरह जो v2 वेक्टर था वो किसके परपेंडिकुलर था? वो OB के परपेंडिकुलर था। v1 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर था? OA के। और v2 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर था? OB के। अच्छा, मुझे लगता है यहां मैंने मिस्टेक कर दी है। मैं ना जहां से मैं v1 का मेन डायग्राम का बोल रहा हूं ना, वहां से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने उधर से चला देना है, इतना हिस्सा कट कर दीजिएगा। अब जरा मेन डायग्राम की तरफ देखें, जो सर्कल वाली डायग्राम है, जो इस वक्त आपको हाईलाइटेड मैं दिखा रहा हूं, इसमें गौर करें, v1 वेक्टर जो है ये OA के परपेंडिकुलर है, ऐसा ही है ना? इसी तरह जो v2 वेक्टर है वो OB के परपेंडिकुलर है। तो ये एक छोटा सा रूल हमने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होता है। अब गौर करें, जो OA और OB के दरमियान एंगल है वो उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? थीटा। तो यही एंगल v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के दरमियान होना चाहिए और उनकी कॉपी ही तो हम यहां लेके आए थे। PQR वाली जो डायग्राम है, इसमें PQ जो है ये v1 वेक्टर है और PR कौन सा वेक्टर है? v2 वेक्टर है। इसका मतलब है PQ और PR के दरमियान भी कौन सा एंगल बनना चाहिए? सेम थीटा एंगल बनना चाहिए। ये सामने मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया बॉक्स में और साथ ही साथ आपको डायग्राम में भी नजर आ गया। तो एक मंजिल तो हमने तय कर ली कि जो एंगल वहां पर बन रहा था वही एंगल इस ट्रायंगल में भी P पर बन रहा है। अब इससे थोड़ा एक स्टेप और हम आगे मूव करते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट है, आप गौर करें, जो वो वाली ट्रायंगल है उसको भी मैं अब ट्रायंगल बना लेता हूं। जो सर्कल वाली डायग्राम है उसमें A से लेके B तक एक सीधी लाइन भी लगा लेते हैं। अब वहां भी आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है OAB। अब इसमें OA और OB दोनों साइड्स की लंबाई क्या है? बराबर। और ये कितनी है? रेडियस के इक्वल, यानी R के इक्वल। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि वो वाली कौन सी ट्रायंगल है? OAB कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की लंबाई बराबर होती है। इसी तरह ये वाली जो ट्रायंगल है PQR, इसमें PQ साइड यानी v1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी लंबाई, इसी तरह PR वाली जो साइड है यानी v2 वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये भी सेम है। ये हम शुरू से कह रहे हैं। अगर ये दोनों भी सेम है और ये v के इक्वल है, जो मैंने पहले ही आपको लिखवाया था, जो हाईलाइटेड आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये वाली ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब मैं आपको एक और छोटी सी डेफिनेशन के बारे में बता रहा हूं और वो है सिमिलर ट्रायंगल्स की। ऐसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जिनमें इक्वल साइड्स के दरमियान वाला एंगल भी आपस में सेम हो, ऐसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। ऐसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जिनमें इक्वल साइड्स या इक्वल आर्म्स के दरमियान बनने वाले एंगल भी सेम हो। जरा गौर कीजिएगा कैसे सेम है। वहां देखें OA और OB के दरमियान एंगल थीटा है और यहां भी PQ और PR के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा ही है, मतलब दोनों एंगल सेम है। सो हम कह सकते हैं कि OAB एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव तो हो गया, इसका हमें फायदा क्या होगा? इसका फायदा पता क्या होगा? देखिए, आपने सुना होगा कोई कह रहा है जी ये जो बच्चा है ये भी सेम कुछ खास किस्म का वैसा ही काम कर रहा है जैसा इसके जो फादर हैं वो करते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों सिमिलर हैं, यानी जैसा काम फादर कर रहे हैं वैसा ही काम वो बच्चा भी कर रहा है। यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। अब जो हरकत यानी जो काम हम एक ट्रायंगल के साथ करेंगे वैसा ही काम अगर दूसरी ट्रायंगल के साथ करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे?
यहां पर ये जो दूसरी ट्राइंगल आप देख रहे हैं पी क्यू आर, यहां से हमें असल में डेल्टा वी वेक्टर की लंबाई यानी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब मैं पता क्या करने लगा हूं, मैं इस ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड यानी डेल्टा वी की मैग्नीट्यूड और एक थीटा के साथ वाली किसी भी साइड की उसके साथ मैं रेशियो लेने लगा हूं, यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, चाहे पी क्यू साइड ले लें चाहे पी आर साइड ले लें, यानी चाहे v1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें चाहे v2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें। तो मैं ऐसा करता हूं, v1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, यानी मैंने यहां लिखा डेल्टा v मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय v1 मैग्नीट्यूड। अब ये रेशो वो जो दूसरी ट्राइंगल है ओ ए बी, उसमें किस रेशो के बराबर होनी चाहिए। देखिए जैसा काम यहां किया वैसा ही उधर करना है। कैसे? वहां भी थीटा के सामने वाली साइड क्या है, ए बी साइड, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई थी थोड़ी देर पहले, जिसको इस वक्त अब मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। तो वहां भी ए बी साइड और दोनों में से किसी एक साइड की रेशो ले लें, ओ ए के साथ इसकी रेशो ले लें, यानी ए बी साइड डिवाइडेड बाय ओ ए, ये वाली रेशो और जो पहले मैंने रेशो लिखी है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू ए बी साइड डिवाइडेड बाय ओ ए। अब जो v1 मैग्नीट्यूड है उसकी जगह अगले स्टेप में मैंने v लिख दिया, क्योंकि ये तो शुरू से हम बात कर रहे हैं कि v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v, और नीचे जो OA है राइट हैंड साइड पे, इसकी जगह मैंने r लिख दिया, रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये ऊपर आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ए बी साइड, यानी वो जो ए बी स्ट्रेट पाथ है ना, ये उसकी लंबाई है। लेकिन मुझे ए बी की जगह एस चाहिए, लेकिन आप वो सर्कल वाली डायग्राम देखें, उसमें जो ए बी साइड है वो तो स्ट्रेट है, लेकिन जो एस आर्क लेंथ है वो कर्व्ड है, और आप जानते हैं कर्व्ड पाथ में ज्यादा फासला कवर करना पड़ता है, यानी इस वक्त हमें एस की लंबाई ए बी साइड से ज्यादा लग रही है। लेकिन यहां फिर हम एक काम करेंगे, वो क्या कि हम लिमिट लगा देंगे कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। उसकी रीजन ये है कि यहां पर जो फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए बनाने जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब आप गौर कीजिएगा, मैं वो सर्कल वाली डायग्राम की एक कॉपी जो है ना वो आपको अलग से दिखा देता हूं, और उसमें मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने लगा हूं। जरा गौर कीजिएगा, इस वक्त तो आपको ए बी आर्क यानी जो कर्व्ड पाथ है और ए बी साइड दोनों की लेंथ डिफरेंट लग रही है ना, लेकिन जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा तो जो पॉइंट बी यानी फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट ए के करीब आता जाएगा, और जैसे ही बी ए के करीब आता जाएगा तो चाहे ए बी कर्व्ड लाइन लें चाहे ए बी स्ट्रेट लें, वो तकरीबन सेम ही हो गई। जरा गौर कीजिए, यानी ए बी स्ट्रेट पाथ और ए बी आर्क जो है ये तकरीबन एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, क्योंकि पॉइंट बी पॉइंट ए के काफी करीब आ चुके हैं, क्योंकि हमने लिमिट को जीरो पे अप्रोच करवाया था डेल्टा टी के साथ। सो हम कह सकते हैं कि फॉर दिस लिमिट ए बी साइड इज इक्वल टू ए बी आर्क एंड दैट इज इक्वल टू एस, जिसे हम शुरू से आर्क लेंथ या डिस्टेंस एस के साथ जाहिर कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस लिमिट के लिए हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में, जिसमें हमने लिखा था डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू, वो जो ए बी साइड है उसकी जगह आर्क लेंथ यानी एस आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर। अब यहां थोड़ा सा और हम रीअरेंज करते हैं इनको, जो एस ऊपर राइट हैंड साइड पे ऊपर नजर आ रहा है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे ले जाएं, और जो नीचे आपको वी नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसे मैं राइट हैंड साइड पे ऊपर ले जाता हूं। तो आपके पास क्या बन गया, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू वी ओवर आर। ये है, फर्ज कर लें, इक्वेशन नंबर 3। इस जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसको हमने वो जो इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं उसमें पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, इक्वेशन नंबर 2 में था ए सी इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी ओवर आर। अब क्या बन गया, v इंटू वी डिवाइडेड बाय आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये है इक्वेशन नंबर 4 जो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बता रही है। अब
सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो कंसेप्चुअली हम कन्विंस हैं कि चूंकि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ एक्सेलरेशन भी पैदा होता है। अब मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया था कि ये ऐसी फोर्स है जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है, तो हम कन्विंस हैं कि यस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली प्रूव कर लेते हैं। वो कैसे? मैं ऐसा करता हूं, ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल हमने नई नई बनाई थी ना, अब मैं इसको उठाने लगा हूं। इसको उठा के वो सर्कल वाली डायग्राम के साथ मैंने लगा दिया है। और अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये बात तो हम पहले ही जानते थे कि V1 OA के परपेंडिकुलर है और V2 OB के परपेंडिकुलर है और इनकी लंबाइयां भी सेम है, यानी OA और OB की लंबाई सेम है और V1 और V2 की लंबाई भी सेम है। इसका मतलब यह है कि जो PQR में थर्ड साइड है यानी डेल्टा V, इट शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू AB। और ये आपको इस वक्त नजर भी आ रहा है, AB साइड जो है उसके साथ डेल्टा V परपेंडिकुलर है। मैं डेल्टा V की बार बार बात क्यों कर रहा हूं? मैं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने जा रहा था। असल में एक्सेलरेशन की तो वही डायरेक्शन होगी ना जो डेल्टा V की डायरेक्शन होगी। ये तो मैं चैप्टर 3 में आपको बता के आया हूं। इसीलिए यहां पर मैं डेल्टा V की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बात तो हमें समझ आ गई कि डेल्टा V की डायरेक्शन AB के परपेंडिकुलर है। लेकिन अभी हम इस चीज पे कन्विंस नहीं हो रहे कि ये जो डेल्टा V है ये सेंटर से पास कर भी रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं उस लिमिट की बात करूं जो लिमिट हम शुरू में यूज कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, तो फिर क्या होगा? फिर पॉइंट B पॉइंट A के काफी करीब आ जाएगा। और जब पॉइंट B पॉइंट A के काफी करीब आएगा तो ये जो डेल्टा V है इसको मजबूरन A और B के बिल्कुल मिड पॉइंट से पास करना पड़ेगा। और गौर करें, जब ये A और B के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये A और B के बिल्कुल मिडल पे आ गया है, तो अब इसके एरो की तरफ जरा स्ट्रेट लाइन जो मैं बढ़ा रहा हूं जरा चेक करें, वो कहां जाके मिल रही है? वो सर्कल के सेंटर तक जा रही है। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा V इस लिमिट के केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है। किसका? AB का। बाइसेक्टर का मतलब है जो बिल्कुल सेंटर से पास करे। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है AB का, तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और जो डेल्टा V की डायरेक्शन है वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। सो वी कैन से दैट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात हो गई। अब वो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने बनाया था उसको यूज करके हम सेंटीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अब मैं छोटी सी हेडिंग लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। वो क्या होगी? न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां फोर्स कौन सी आएगी? सेंटीपिटल फोर्स यानी Fc इज इक्वल टू मास। मास किसका? उस स्टोन का मास या उस ऑब्जेक्ट का मास जिसको हम सर्कल में घुमा रहे थे। और इसको हम AC यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। AC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में आपको नजर आ रही है, उसको यहां पर पुट कर दें तो आपके पास बन जाएगा m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये तो है सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड या टेंजेंशियल स्पीड। इसी तरह सेंटीपिटल फोर्स को आप एंगुलर वेलोसिटी की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देता हूं। अब इसी फॉर्मूला में आप V की जगह R ओमेगा पुट करो। आपको याद है V इज इक्वल टू R ओमेगा हमने पहले ही तीसरे लेक्चर में किया था। तो यहां V की जगह R ओमेगा पुट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नीचे वाला r ऊपर वाले r स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ तो ऊपर एक r बच गया। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला इसका एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में क्या आ गया? सेंटीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। तो ये था हमारा सेंटीपिटल फोर्स का टॉपिक जिसमें हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखी।
हमने ये देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल क्यों होती है। हमने पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखा, फिर हमने थोड़ा टेक्निकली भी इस चीज को प्रूव किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ही होता है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है तो हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है। सो ये आपका आज का टॉपिक था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है लेकिन थोड़ा सा लेंथी भी है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। मुझे अपनी